हाय दोस्तों, आज हम चैप्टर का अंतिम वीडियो है, इसे हम समाप्त करेंगे और ये वीडियो में मैं काफ़ी इम्पोर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, जो आपको ध्यान से सुनना और समझना है, ठीक है? और यही चीज़ जो आप इस वीडियो में समझेंगे, आगे चल के आपको बहुत काम देने वाला है। आपके लिए मतलब रासायनिक विज्ञान जो है, बहुत सरल हो जाएगा, अगर इस चीज़ को आप समझेंगे पढ़ना। तो आइए आगे बढ़ते हैं, बिना विलंब किए। तो आज हम पढ़ेंगे आधुनिक आवर्त सारणी की प्रवृत्ति के बारे में। क्या-क्या होता है? उसकी प्रवृत्ति में हम 3 चीज़ पढ़ेंगे। संयोजकता, परमाणु साइज़ और धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। तो ये हमारा आधुनिक आवर्त सारणी हो गया। तो इसमें पहले हम 1 से 20 तक एलिमेंट्स लिख लेते हैं और जितनी बार भी मैं बताऊँगा आपको प्रॉपर्टीज़ जो भी प्रॉपर्टीज़ है, मतलब प्रवृत्तियों के बारे में, संयोजकता या परमाणु साइज़, हर बार मैं ये फिल अप करूँगा इसमें एलिमेंट्स ताकि आपको याद हो जाए। तो सबसे पहले हो गया हाइड्रोजन, फिर हो गया हीलियम, फिर हो गया लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है? फिर क्या है उसके बाद? सोडियम, फिर मैग्नीशियम, फिर एल्यूमीनियम, फिर सिलिकॉन, फिर फास्फोरस, फिर सल्फर, फिर क्लोरीन, फिर आर्गन और फिर पोटेशियम और फिर कैल्शियम। 20 तक तो आपको याद रखना है, 1 से 20 तक। और ये ग्रुप्स हो गया 1, 2 समूह 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, ठीक है? और ये इसके आगे आप देख सकते हैं आर्गन के बाद होता है, क्या होता है? आर्गन के बाद होता है क्रिप्टन, ज़ेनन और क्या होता है? देख लेता हूँ एक बार। रेडॉन। तो इस कॉलम का, इस समूह का आप याद रखिए कम से कम क्रिप्टन तक या ज़ेनन तक। फिर क्लोरीन हो गया FCl Bri, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, एस्टेटिन, ठीक है? तो कम से कम क्लोरीन तक आप आयोडीन तक याद रखिए, ठीक है? हैलोजन ग्रुप इसे बोलते हैं। फिर एल्कली अर्थ मेटल जो हो गया वो हो गया पोटेशियम, फिर रुबिडियम, फिर सीज़ियम, फिर फ्रेंशियम। और बस इतना ही आपको याद रखना है। और ये हो गया लैंथेनाइट सीरीज और ये हो गया एक्टिनाइट सीरीज, ठीक है? तो आइए हम पहले प्रवृत्ति के ऊपर बढ़ते हैं और मैं फिर से इसे लिखूंगा, अभी आप भी ध्यान दीजिएगा। संयोजकता, संयोजकता फिर से वापस से लिखता हूँ। हाइड्रोजन, आप भी रिपीट करिए। हाइड्रोजन, हीलियम, इसके बाद लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, ठीक है? फिर सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटेशियम, कैल्शियम, ठीक है? यहीं तक अभी लिखते हैं 1 से 20 तक। तो अब संयोजकता क्या होता है? तो आज आप जानेंगे कि जो संयोजकता जो हम पढ़ते थे, जैसे सोडियम का हम जानते थे संयोजकता जो है वो 1 प्लस है। तो ये 1 क्यों होता है? संयोजकता इसका 1 है, 1 प्लस नहीं। ये तो मतलब हम जो चार्ज के साथ दिखाते हैं, ऋणात्मक या धनात्मक, पर संयोजकता जो है इसका केवल 1 है। अगर कोई पूछे सोडियम का संयोजकता क्या है, तो केवल 1 है, ठीक है? कैल्शियम का है 2। तो ऐसा क्यों है? ठीक है? और संयोजकता जो है समूह में कैसे बाएं से ऊपर से जब नीचे आते हैं तो कैसे चेंज करता है, और आपका आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो कैसे बदलता है, वो भी हम देखेंगे। तो मैं किसी एक
ये का एग्जांपल लेता हूँ, जैसे इस आवर्त का एलिमेंट्स का एग्जांपल लेता हूँ, ठीक है, और इस समूह का एग्जांपल लेता हूँ। तो होता क्या है, संयोजकता, ठीक है, तो संयोजकता है, तो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करती है। पहले तो आपको ये याद रखना है, संयोजकता जो है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जो होती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की जो संख्या होती है उसके ऊपर निर्भर करता है, और आखिरी मतलब आखिरी कक्षा में कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं। और दूसरा ये हो गया अपना हम्म, दूसरा चीज आपको ये ध्यान रखना है कि ऑक्टेट रूल के बारे में, कि आखिरी कक्षा में जो एक स्थायी जो पदार्थ होता है उसके आखिरी कक्षा में हमेशा 8 इलेक्ट्रॉन रहता है, जिसे ऑक्टेट रूल कहते हैं। ऑक्टेट रूल मतलब 8 इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में अगर है तो उसे हम स्थायी मानते हैं, ठीक है। तो हर कोई स्थायी स्थिति में होना चाहता है, ठीक है ना, स्टेबल रहना चाहता है हर कोई। तो एलिमेंट्स भी कोशिश करते हैं, जो अपने जो तत्व जो है वो भी स्थायी रहने का प्रयास करते हैं। तो इसी हिसाब से हमारा बैलेंस ही आता है। तो ये दो चीज आपको ध्यान में रहा, संयोजकता इलेक्ट्रॉन और ये कंसेप्ट कि स्थायी रहने की कोशिश करते हैं। तो देखते हैं सोडियम क्या है। सोडियम का परमाणु संख्या 11 है। तो सोडियम का KLm 281 कितना हो गया, आखिरी कक्षा में क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स है, एक है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन, अब आप बताइए कि सोडियम को स्थायी होने के लिए क्या करना चाहेगा, स्थायी होने के लिए सोडियम क्या करना चाहेगा, एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा ताकि उसके आखिरी कक्षा में फिर 8 इलेक्ट्रॉन बच जाए, है ना। एक इलेक्ट्रॉन देना चाहेगा या 7 इलेक्ट्रॉन लेना चाहेगा। 7 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है या एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है, ऑब्वियसली एक इलेक्ट्रॉन देना आसान है। तो सोडियम का संयोजकता क्या हो जाता है, एक, ठीक है। और प्लस क्यों आता है, क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन दे रहा है और इलेक्ट्रॉन का आवेश क्या होता है, ऋणात्मक होता है। तो ऋणात्मक वस्तु को आप दे रहे हैं तो एक तरह के तरीके से आप पॉजिटिव ये गेन कर रहे हैं, ठीक है, समझ रहे हैं ना। या एक और तरीके से समझ सकते हैं, परमाणु संख्या 11 है तो मतलब प्रोटॉन भी 11 है, जो धनात्मक होता है, और इलेक्ट्रॉन भी 11 है। अभी दे देने के बाद क्या हो गया, प्रोटॉन का तो संख्या वही है क्योंकि वो नाभिक में है, और अपने जो जितने भी रासायनिक अभिक्रिया होते हैं वो उसका तो सब इलेक्ट्रॉन से लेना देना है, उसका तो प्रोटॉन से कोई लेना देना नहीं है, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन एक दे दिया तो अब हो गया 10 इलेक्ट्रॉन, तो 10 इलेक्ट्रॉन 10 प्रोटॉन, चार्ज न्यूट्रलाइज्ड है। फिर एक जो एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है, एक्स्ट्रा प्रोटॉन जो है वो पॉजिटिव हाँ हाँ मतलब धनात्मक आवेश आता है, ठीक है। तो इसी के लिए हम सोडियम को ऐसे लिखते हैं 1+, समझ में आ रहा है, क्योंकि वो इलेक्ट्रॉन दे दिया। इसी तरह से अब मैग्नीशियम पे बढ़ सकते हैं, मैग्नीशियम का 12 होता है, तो आखिरी कक्षा में कितना रहेगा, 2 इलेक्ट्रॉन रहेगा, ठीक है, मैग्नीशियम का। तो 2 इलेक्ट्रॉन देना आसान है या 6 इलेक्ट्रॉन लेना, ऑब्वियसली 2 इलेक्ट्रॉन देना। तो मैग्नीशियम का जो है कितना हो जाता है, 2 हो जाता है ना। और इसी के लिए हम मैग्नीशियम को, क्योंकि सिंस की वो दे रहा है, तो मैग्नीशियम को हम 2+ से भी डिनोट करते हैं, ठीक है, फ्री रेडिकल फॉर्म जो उसका है। फ्री रेडिकल अभी रहने दीजिए, आयंस वगैरह के बारे में आगे पढ़ेंगे तो समझ में आ जाएगा। तो मैग्नीशियम का ये तो समझ में आ गया 2 क्यों होता है। तो देखिए अगर आप इस चीज को समझे हैं, कितनी आसानी से आप हर चीज निकाल सकते हैं। आपको परमाणु संख्या पता है, आपको पता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कैसे बनाते हैं, ठीक है, आपको पता है कि आखिरी कक्षा में 2 है, ठीक है। तो आप देखिए 2 हो गया संयोजकता उसकी, उसका संयोजकता 2 हो गया मैग्नीशियम का। वैसे ही एल्यूमिनियम का 13 होता है, परमाणु संख्या 13 होता है, तो 2 8 3 रहेगा आखिरी कक्षा में, तो 3 देना आसान है, तो क्या करेगा, एल्यूमिनियम का 3 दे देगा। तो इसी के लिए एल्यूमिनियम को देखिएगा जनरली हम लोग 3+ से डिनोट करते हैं। तो एल्यूमिनियम का संयोजकता कितना हो गया, 3 हो गया। इसी तरह से सिलिकॉन का, ठीक है,
सिलिकॉन का क्या होता है? सिलिकॉन का 284 होगा आखिरी कक्षा में, ठीक है। तो आखिरी कक्षा में 4 ले भी सकता है, 4 दे भी सकता है, तो इसका तो नो डाउट संयोजकता कितना होने वाला है? 4 ही होने वाला है। अब प्लस होगा या माइनस? अब देखिए जितने भी धातु होते हैं, ध्यान दीजिएगा, जितने भी धातु होते हैं वो जनरली रासायनिक अभिक्रिया करते समय इलेक्ट्रॉन्स को देते हैं, ठीक है। जैसे सोडियम एक धातु हो गया, वो इलेक्ट्रॉन दे देता है, ठीक है। और जितने भी अधातु हैं वो इलेक्ट्रॉन को लेते हैं, ठीक है। तो यहां पे ध्यान दीजिए, सिलिकॉन के पास 4 है। अब 4 है तो 4 दे भी सकता है, 4 ले भी सकता है। अब बहुत सारे फैक्टर्स पे डिपेंड करता है किसके साथ अभिक्रिया कर रहा है। तो कहीं पे वो 4 इलेक्ट्रॉन्स लूज भी करता है और कहीं पे वो गेन भी करता है। तो इसी के लिए कहीं पे वो धातु की तरह भी बिहेवियर दिखाता है और कहीं पे वो अधातु की तरह भी बिहेवियर दिखाता है। तो इसी के लिए क्या होता है, सिलिकॉन एक उपधातु है या अर्ध धातु, जो भी बोलिए, उपधातु, मेटलॉइड्स, जो धातु की तरह भी और अधातु की तरह भी बिहेव करता है, ठीक है। अब फास्फोरस हो गया, फास्फोरस का 285, तो फास्फोरस क्या करता है? 3 इलेक्ट्रॉन ले लेता है, ठीक है। तो फास्फोरस का वैलेंसी है 3। कभी कभी किसी किसी केस में 5 भी हो जाता है, वो एक्सट्रीम केसेस, वो हायर क्लासेस में आप पढ़ेंगे, पर अभी के लिए आप ध्यान रखिए 3, ठीक है। वो ऑक्सीडेशन स्टेट होता है फास्फोरस का, वो सब चीज पे आपको नहीं जाने की जरूरत है, अभी बस आप इस पे फोकस करिए। 3 फास्फोरस 3। सल्फर का क्या होता है? 2, सल्फर कितना है? 16, 286, तो क्या होगा? 2 इलेक्ट्रॉन लेगा, तो सल्फर का कितना हो गया? 2। फिर फ्लोरीन, क्लोरीन का कितना हो गया? 287, तो 1 इलेक्ट्रॉन लेना आसान है बजाय 7 इलेक्ट्रॉन देने के, तो क्या हो गया? 1 वैलेंसी। तो देखिए क्या हो रहा है, पहले 1 2 3 4, फिर 3 2 1 हुआ ना, वैलेंसी क्या हुआ? पहले बढ़ा और घटा। तो हम कह सकते हैं आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते समय संयोजकता क्या होती है? पहले बढ़ती है फिर घटती है, ठीक है। अब ऊपर से नीचे देखते हैं, आते हैं क्या हो रहा है। अब ऊपर से नीचे आते हैं तो आपको पिछले वीडियो में देखा होगा, आपने बताया था मैंने कि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या तो समान रहती है, समझ रहे हैं? संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या समान रहती है, तो फिर वो संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या जब समान रहती है तो क्या होगा? संयोजकता भी समान रहेगा, क्योंकि संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या पे निर्भर करता है संयोजकता, ठीक है। तो इसी के लिए ऊपर से जब नीचे आते हैं तो क्या होता है? संयोजकता समान रहता है। तो हाइड्रोजन का भी संयोजकता 1 है, लिथियम का भी 1 है, सोडियम का भी 1 है, पोटेशियम का भी 1 है, ठीक है। अब इसमें क्या होता है? फ्लोरीन का -1 है, क्लोरीन का भी 1 है, ब्रोमीन का भी 1 है, आयोडीन का भी 1 है, 1 है, ठीक है। तो ऊपर से नीचे आते समय, समूह में जब ऊपर से नीचे आते हैं तो संयोजकता समान रहती है, और जब हम आवर्त में बाएं से दाईं ओर जाते हैं तो संयोजकता पहले बढ़ती है फिर घटती है। समझ में आया? क्लियर? ओके। तो हम क्या कंक्लूड कर सकते हैं? तो हम कंक्लूड कर सकते हैं आवर्त में संयोजकता पहले बढ़ती है फिर, है ना, पहले बढ़ती है फिर घटती है वापस से, है ना। ऐसे हम देख सकते हैं आवर्त में जब हम बाईं से दाईं ओर जा रहे हैं, और समूह में घटता है, मतलब समूह में समान रहता है, कोई चेंज नहीं, कोई परिवर्तन नहीं होता, संयोजकता समान रहता है, ठीक है। तो आइए अब नेक्स्ट प्रॉपर्टी की तरफ बढ़ते हैं। तो हमारा अगला प्रॉपर्टी है, क्या है? परमाणु साइज। तो फिर वापस से भरते हैं, हाइड्रोजन हीलियम का 2,
फिर लिथियम, मेरे साथ बोलते जाइए, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियॉन, है ना, सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, फिर पोटेशियम, कैल्शियम। ठीक है, तो यहीं तक हम रुकते हैं, 20 तक हमें याद रखना है। तो अब हम पढ़ेंगे परमाणु साइज के बारे में। परमाणु साइज क्या होता है? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसके सबसे बाहरी कोश की दूरी ही परमाणु साइज को दर्शाता है। क्लियर? एक स्वतंत्र परमाणु के केंद्र से उसकी बाहरी कोश, मतलब एक परमाणु है, ये हो गया परमाणु, पकड़ लीजिए। तो इसकी केंद्र से इसकी जो बाहरी कोश है उसकी जितनी दूरी है वो क्या होता है? परमाणु साइज दर्शाता है। तो ये क्या हो गया? त्रिज्या इसे बोलेंगे, है कि नहीं? एक सर्कल का जो केंद्र से जो बाहरी, ये एक सर्कल हुआ, तो इसे हम क्या बोलेंगे? त्रिज्या। त्रिज्या, है ना? तो हाइड्रोजन सबसे छोटा होता है, जिसकी त्रिज्या लगभग हाइड्रोजन का कितना है? 37 पिकोमीटर। आपकी किताब में लिखा हुआ है ये चीज। ठीक है, फिर मैं बता देता हूँ। अब हमें दो चीज देखना है, आवर्त में कैसे होता है, वैरी करता है परमाणु साइज, और ग्रुप में कैसे वैरी करता है। तो पहले हम समूह का देखते हैं। अभी मैं वापस इरेज करता हूँ, सॉरी। ये मिट गया था, वापस से लिख दिया। तो क्या होता है, ऊपर से नीचे आते हैं। हाइड्रोजन क्या है? हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है। समूह, पहले समूह का ही देखते हैं। हाइड्रोजन के पास एक इलेक्ट्रॉन है, तो हाइड्रोजन ये नाभिक हो गया, और ये बाहरी कोश में एक इलेक्ट्रॉन। ठीक है, फिर लिथियम पे आते हैं। लिथियम कितना है? लिथियम 3 होता है परमाणु संख्या, Li3। तो क्या हो गया? Kl2 1। क्या होगा? ये नाभिक हो गया, ये पहला, ये दूसरा। ठीक है, इसमें 2 इलेक्ट्रॉन, इसमें 1 इलेक्ट्रॉन। फिर हो गया सोडियम, Klm281। एक बढ़ा, है ना? एक क्या हो गया आपका? 2, 8 इसमें डालिए, और फिर फाइनली 1, है ना? तो क्या हो रहा है? देखिए, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या सेम है, तो संयोजकता भी सेम रहेगी। अब क्या है, एक एक कक्षा बढ़ रहा है ना? देख रहे हैं, हाइड्रोजन में बस एक कक्षा, लिथियम में 2 कक्षा, 2 कक्षा या कोष जो भी बोलिए, और सोडियम में 3। वैसे ही पोटेशियम में आते आते 4 हो जाएगा। तो कक्षा बढ़ रहा है, तो क्या होता है, परमाणु का जो साइज है, साइज एटॉम परमाणु साइज है, वो भी बढ़ेगा, है ना? धीरे धीरे हाइड्रोजन, फिर लिथियम, फिर सोडियम, फिर पोटेशियम, फिर सीजियम, रुबिडियम, सीजियम, फ्रांशियम, इस तरह से कर करके बहुत बड़ा हो जाएगा। ठीक है, तो हम ये जान रहे हैं कि समूह में, समूह में ध्यान दीजिए, इसको नोट भी कर लीजिएगा। समूह में जब हम ऊपर से नीचे आते हैं, ठीक है, तो क्या होता है, कोशों की संख्या बढ़ती है ना? बढ़ती है, जिसके जिसके फलस्वरूप कोशों की संख्या बढ़ती है, तो क्या होता है, परमाणु साइज भी बढ़ती है ना?
परमाणु साइज भी बढ़ता है ना? हो गया सिंपल। अब आगे देखते हैं। हम्म, हम्म। अब हम देखते हैं समूह। हमने देखा समूह में क्या होता है, परमाणु ये एटॉमिक साइज बढ़ता है, परमाणु साइज बढ़ता है क्योंकि कोशों की संख्या बढ़ती है, सिंपल। अब हम देखते हैं आवर्त में। आवर्त में क्या होता है? आवर्त में अब हम किसका एग्जांपल है, लिथियम का एग्जांपल लेते हैं। लिथियम, लिथियम का क्या है, 2 1 है ना। बेरिलियम का 2 2 हो जाएगा। बोरोन का 2 3। मैं वो लिख रहा हूँ, आप समझ ही रहे होंगे, केएल कक्षा या कोशों में कोशों की संख्या तो नहीं बढ़ती है, संयोजकता इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है। तो 2 1 2 2 ये बेरिलियम का हो गया, फिर ये हो गया बोरोन का, फिर ये हो गया कार्बन का 2 4, फिर ये हो गया नाइट्रोजन का 2 5 2 6 2 7 2 8, है ना। के एल के एल के एल। अब आप समझ रहे होंगे, इतना लिखने का जरूरत नहीं है अब। तो क्या होता है, ये हो गया किसका, बेरिलियम का। तो अब आप देखिए, यहाँ पे आपको थोड़ा ध्यान देना होगा, समझ रहे हैं। यहाँ पे आपको इसलिए ध्यान देना होगा क्योंकि मैं आपको एक, ये आपको ध्यान से समझना है, समूह में ये आवर्त में कैसे बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं तो वेरी कर रहा है। तो पहला शेल हो गया, दूसरा शेल हो गया, ठीक है। अब होता क्या है, इसमें 2, इसमें 1 आया, ठीक है। अब एक प्रोटॉन, देखिए जब लिथियम का परमाणु संख्या 3 है तो प्रोटॉन भी 3 है और इलेक्ट्रॉन भी 3 है, ठीक है। अब होता क्या है, ध्यान दीजिएगा। अब लिथियम से जब हम बेरिलियम की ओर तरफ जाते हैं तो दो, अब प्रोटॉन की भी एक संख्या बढ़ी और इलेक्ट्रॉन की भी एक संख्या बढ़ी। तो क्या होता है, इलेक्ट्रॉन ऋणात्मक है, प्रोटॉन धनात्मक है, ठीक है, दोनों ऑपोजिट चार्जेस है, तो अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, ठीक है। तो अट्रैक्ट करने की वजह से एक वो क्या बोलते हैं उसे, विद्युत, नहीं विद्युत नहीं, जो जो फोर्स होता है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, विद्युत बल, क्या बोलते, मुझे एग्जैक्ट टर्म नहीं पता पर उसे इंग्लिश में बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब समझिए, चीजों को समझिए बस, ठीक है। तो क्या होता है, प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो एक दूसरे को खींच रहे हो, ठीक है। अब क्या हो रहा है, एक खींच रहे, अब ये जो है यहाँ पर देखिए, यहाँ पर क्या होगा, ये जो है ऐसे है, ठीक है। तो यहाँ पे जब प्रोटॉन बढ़ रहा है, इलेक्ट्रॉन बढ़ रहा है, तो इसको दोनों में आकर्षण हो रहा है, ठीक है, एक बल है, तो एक दूसरे को खींच रहे हैं। फिर जैसे 3 2 से फिर बेरिलियम से फिर बोरोन की तरफ गए तो एक और बढ़ा, तो और इसको खींचेंगे, ठीक है। तो एक तरह से पकड़ लीजिए, टायर का ट्यूब है सपोज दैट, ठीक है। तो उसे आप एक रस्सी से खींच रहे हैं पहले, फिर 2 रस्सी से खींच रहे हैं, फिर 3 रस्सी से खींच रहे हैं, फिर 4 रस्सी से खींच रहे हैं, तो और छोटा होते जाएगा, है ना। समझ रहे हैं ना, चारों तरफ से जैसे जैसे परमाणु संख्या बढ़ रही है, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और वो जो चार्ज के बीच में जो फोर्स है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, ठीक है, बल जो है, ठीक है। तो क्या होता है, वो खींचने की वजह से साइज घटता है, ठीक है, धीरे 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 धीरे, जैसे बाईं से दाईं ओर जाते हैं क्या होता है, मैं लिख देता हूं इधर, आवर्त में, एक से आवर्त में लेफ्ट टू राइट, बाएं से दाईं ओर जब जाते हैं क्या होता है, सबसे पहला चीज क्या है, परमाणु संख्या, परमाणु संख्या बढ़ती है ना। जिसके वजह से क्या होता है, जिसकी वजह से क्या होता है, जो बल जो होता है, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होता है, ठीक है, वो बढ़ता है। तो परमाणु संख्या बढ़ता है,
आखिरी कक्षा में इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ती है और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बढ़ने की वजह से, इस फोर्स को क्या बोलते हैं, रुकिए एक सेकंड, थोड़ा मैं पॉज करता हूँ वीडियो फिर बताता हूँ आपको। तो मैंने अभी चेक किया, उसे हम बोलते हैं विद्युत बल, ठीक है। इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को हम बोलते हैं विद्युत बल। तो विद्युत बल बढ़ रहा है, जैसे जैसे विद्युत बल बढ़ता है, ठीक है, आकर्षण बल बढ़ रहा है, तो वो छोटा होता है। तो हम ये लिख सकते हैं, क्या लिख सकते हैं इसके बाद, विद्युत बल जो है बढ़ता है ना, परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत बल भी बढ़ रहा है, आकर्षण बल, इसका मतलब आकर्षण बल जो है, विद्युत बल या आकर्षण बल बढ़ रहा है। जो बल बढ़ता है जब, तो क्या होता है, क्या होगा, परमाणु साइज साइज घटता है ना। बल बढ़ रहा है, तनाव बढ़ रहा है, मतलब खींच रहे और उसे अंदर की तरफ, ठीक है, प्रोटॉन इलेक्ट्रॉन को और अंदर की तरफ खींच रहा है, तो क्या होता है, परमाणु साइज घटता है, ठीक है। तो हम देखें, समूह में क्या होता था, उल्टा होता था। समूह में परमाणु साइज बढ़ रहा है क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ रही है, और आवर्त में परमाणु साइज घट रहा है क्योंकि विद्युत बल बढ़ रहा है। क्यों विद्युत बल बढ़ रहा है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ रही है, कोषों की संख्या तो बढ़ नहीं रही है, कोषों की संख्या उतनी ही है, परमाणु संख्या बढ़ रही है, जिसकी वजह से इलेक्ट्रॉन भी बढ़ रहा है, प्रोटॉन की संख्या भी बढ़ रही है, और विद्युत बल, आकर्षण बल बढ़ रहा है, जिसकी वजह से साइज छोटा हो जा रहा है। फील आ रहा है ना, महसूस कर पा रहे हैं ना, बस महसूस होना चाहिए, आप समझ गए तब, ठीक है। तो क्या होता है फिर, इसी तरह से घटते जाता है, पर एक चीज ध्यान रखिएगा, घटते जाता है, ठीक है, यहां से यहां तक जब जाते हैं, फ्लोरीन का साइज सबसे छोटा है होता है, इस हिसाब से फिर उस जो लॉजिक मैंने दिया उस हिसाब से नियॉन का साइज भी घटना चाहिए, पर नियॉन का साइज घटता नहीं है, बढ़ जाता है, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। नियॉन का साइज इसलिए बढ़ जाता है क्योंकि, अब मैं आपको थोड़ा डेटा देता हूं, मैं ये सारी चीजें इरेज कर रहा हूं, ठीक है, अब मैं आपको थोड़ा डेटा दूंगा जिससे आप थोड़ा समझ पाएंगे। डेटा मतलब एक्चुअल, मतलब परमाणु, एक्चुअली लिथियम बेरिलियम बोरोन का जो साइज मेजर किया गया है, ठीक है, कितना है, पिकोमीटर्स में। हम लोग किसमें मेजर करते हैं, पिकोमीटर। 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12, ठीक है। ये आज का बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए मैं स्लो जा रहा हूँ थोड़ा, ठीक है, लेक्चर। तो पिकोमीटर क्या होता है, 1 पिकोमीटर इक्वल्स टू 10⁻12 मीटर्स होता है, ठीक है। छोड़िए, तो हम पिकोमीटर्स में देखते हैं क्योंकि साइज बहुत छोटा होता है इसलिए। तो तो मैं क्या बोल रहा था, एक्चुअल डेटा दूंगा हम, लिथियम का, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, ठीक है, नियॉन का डाटा नहीं है मेरे पास, ठीक है। तो लिथियम का क्या है, लिथियम का 152 पिकोमीटर्स, और बेरिलियम का 111, बोरॉन का 88, ऑक्सीजन कार्बन का घटना चाहिए 77, ठीक है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन का कितना है, नाइट्रोजन का 74, फिर ऑक्सीजन का 66, फिर फ्लोरीन का नहीं दिया हुआ है, उसे हम इंटरनेट पे सर्च कर सकते हैं, पर ठीक है। यहां से हम देख पा रहे हैं ना, देखिए 152 से घटा ना, देखिए घटता जा रहा है समूह में, जैसे हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं। अब देखिए उतना फिर नहीं घटता है, मतलब इसलिए भी क्योंकि, ठीक है, छोटा होते जा रहा है, छोटा होते जा रहा है, और उसी और पास आते जा रहे हैं वो लोग, आखिरी कक्षा जो है, आखिरी कोष जो है और पास आते जा रहा है, उसमें क्या हो रहा है, और इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन डाल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन में भी तो आपस में एक रिपल्शन फोर्स होगा ना, है ना। जैसे प्लस और माइनस जो चार्ज है, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन जो है, धनात्मक और ऋणात्मक आवेश हैं जो आपस में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को। बट इलेक्ट्रॉन आखिरी कक्षा में जब ऐड हो रहा है, जैसे आखिरी कक्षा में जब इलेक्ट्रॉन ऐड हो रहा है, मान के चलिए इस कक्षा में इलेक्ट्रॉन आप ऐड करते जाएंगे और ये और भी छोटा होते जा रहा है, तो क्या होगा, आपस में भी तो इलेक्ट्रॉन भी नहीं,
इलेक्ट्रॉन तो नेगेटिव है ही, और इलेक्ट्रॉन ऐड कर रहे हैं और नेगेटिव, तो आपस में वो लोग रिपेल करेंगे, दूर जाना चाहेंगे, ठीक है। तो जो भी एक कारण है, ये भी एक कारण है कि फ्लोरीन से नियोन की तरफ जब जाते हैं तो एक साइज बढ़ता है। और एक भी कारण है जो कि आप हायर क्लासेस में पढ़ेंगे, ठीक है, एक्सेप्शनली बढ़ जाता है क्योंकि वो स्टेबल हो जाता है, स्थायी हो जाता है, आखिरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन आ जाते हैं, ठीक है। तो काफी मतलब एक रिपल्शन भी हो जाता है, अट्रैक्ट करता है धीरे 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 धीरे, ठीक है, पर फाइनली थोड़ा सा बढ़ जाता है। तो ये आपको ध्यान रखना होगा। तो इस पीरियड में, इस आवर्त में, इसे हम, हाँ, इस आवर्त में या किसी भी आवर्त में, ठीक है, जो ये वाला जो ग्रुप, इस समूह का जो इस समूह के जो तत्व होते हैं वो सबसे छोटे होते हैं उस आवर्त में, ठीक है। तो आपको समझ में आ गया दो चीज, समूह में क्या होता है, परमाणु साइज बढ़ता है, और आवर्त में क्या होता है, परमाणु साइज घटता है। कब? जब बाएं से दाएं ओर जाते हैं, लेफ्ट टू राइट, ठीक है, और ये ऊपर से नीचे, अप टू डाउन आते हैं, ठीक है। तब क्या होता है, समूह में परमाणु क्यों बढ़ता है, ये कोशों की संख्या बढ़ती है, ये क्यों बढ़ता है, क्योंकि परमाणु नाभिक में आवेश बढ़ता है, ठीक है, इलेक्ट्रॉन परमाणु संख्या बढ़ती है, और जिसकी वजह से विद्युत बल बढ़ता है और वो छोटे हो जाते हैं, क्योंकि विद्युत बल बढ़ता है और कोशों की संख्या भी नहीं बढ़ती। समझ में आया? ये आपको क्लियर हो गया। चलिए, तो अब कुछ एक दो एक्सरसाइज करें, एक दो सवाल छोटे छोटे मैं पूछता हूँ, उसे मैं ही सॉल्व करूंगा। आप भी थोड़ा सोचिए। तो पहले सवाल लिख देता हूँ, क्या है, अब मेरे को बताइए, लिथियम और ऑक्सीजन में किसका साइज बड़ा है? जिसका साइज बड़ा होता है उसको हम ऐसे दिखाते हैं, जैसे अगर लिथियम का साइज बड़ा है ऑक्सीजन से, जैसे यहाँ पे लिथियम का साइज बड़ा है तो उसको ऐसे दिखाएंगे, ठीक है। समझ में आया? उसकी तरफ ही रहेगा। तो ये कुछ क्वेश्चंस में लिख रहा हूँ, लिथियम, सोडियम और मैग्नीशियम, ठीक है, कैल्शियम और बेरिलियम, नहीं, कैल्शियम और मैग्नीशियम, ठीक है, क्लोरीन और फ्लोरीन, अब थोड़ा टफ, थोड़ा डिफिकल्ट करते हैं, क्लोरीन और ऑक्सीजन, ठीक है, फ्लोरीन और सल्फर, ठीक है, फास्फोरस, हाँ, फास्फोरस और क्या दो, तब तक आप बनाते रहिए वो सब भी। कार्बन, ठीक है, इतने क्वेश्चन बनाइए, डिस्कस करते हैं इसके बाद। तब तक मैं इरेज करता हूँ बाकी सब। अब देखिए, पहला वाला तो बड़ा आसान है। पहला वाला बड़ा आसान, तो क्या है, लिथियम, ऑक्सीजन, सोडियम और मैग्नीशियम में, सोडियम और मैग्नीशियम एक ही आवर्त में, ये ध्यान रखना है। एक ही आवर्त में क्या होता है, दाएं से बाएं से जब दाईं ओर जाते हैं तो क्या होता है, साइज घटता है ना। तो साइज घटता है, क्यों घटता है आपको पता है, क्योंकि परमाणु संख्या बढ़ती है, विद्युत बल बढ़ता है, और क्या होता है, तो किसका साइज बड़ा है, सोडियम का साइज बड़ा है। और कैल्शियम मैग्नीशियम में देखते हैं, अब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है,
कैल्शियम बड़ा होगा, है ना, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ गई, एक कोष बढ़ जाएगा, कैल्शियम बढ़ा। अब इसमें क्लोरीन और फ्लोरीन में देखते हैं, क्लोरीन हो गया और फ्लोरीन, तो इन दोनों में हम एक ही समूह में, हम समूह नहीं बदल रहे हैं, एक ही समूह में जब हम ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो किसका साइज बड़ा होगा, क्लोरीन का बड़ा होगा, ठीक है। फ्लोरीन से, क्योंकि कोषों की संख्या बढ़ गई। देखिए कोषों की संख्या का बढ़ने का जो प्रभाव रहता है ना वो ज्यादा रहता है, ठीक है। वो इसलिए मैं बोल रहा हूँ ना, क्योंकि परमाणु संख्या तो इधर भी बढ़ रहा है, इधर भी बढ़ रहा है और यहाँ पर भी बढ़ रहा है, ठीक है। तो जो मैं लॉजिक दिया था उस हिसाब से घटना चाहिए, बट नहीं हो रहा है ना, घट रहा है, क्योंकि एक कोष बढ़ जा रहा है, कोष का बढ़ने का प्रभाव ज्यादा रहता है, ठीक है, साइज, हाँ, ठीक है, समझ गए। अब क्लोरीन और ऑक्सीजन, ये सोचना होगा, ये हम कैसे देखें, क्लोरीन और ऑक्सीजन देखने के लिए कॉमन क्या है, कॉमन है अपना फ्लोरीन, ठीक है। अब क्या होता है, क्लोरीन का साइज फ्लोरीन के रेस्पेक्ट में क्या है, बड़ा है, और ऑक्सीजन का साइज फ्लोरीन के साइज से भी बड़ा है, ठीक है। तो ऑक्सीजन का भी साइज किससे बड़ा है, फ्लोरीन से बड़ा है, और क्लोरीन का भी साइज फ्लोरीन से बड़ा है। तो इससे हम कुछ बोल सकते हैं, नहीं बता सकते, पर एक गैस जरूर कर सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देखिए, अब इसमें एक कोष की संख्या जो है बढ़ रही है ना, कोष, एक कोष बढ़ रहा है फ्लोरीन से क्लोरीन आते समय, ठीक है। तो उस हिसाब से क्या हुआ, उस हिसाब से अपना फ्लोरीन छोटा हो गया क्लोरीन से, पर यहाँ पे परमाणु आवेश बढ़ रहा है, ठीक है, जिसके वजह से परमाणु संख्या बढ़ रहा है, जिसके वजह से ऑक्सीजन का साइज बड़ा है, घट रहा है फ्लोरीन का। तो हम इन दोनों में कुछ नहीं बता सकते जब तक एक डाटा नहीं दिया हुआ है, पर सिंस की एक कोष बढ़ रहा है तो और बहुत आस पास है ये दोनों, तो हम एक जस्ट गैस कर सकते हैं, हम श्योरली नहीं बोल सकते। अगर आपसे एग्जाम में पूछा जाए कि क्लोरीन बड़ा है या ऑक्सीजन, ठीक है, तो आप नहीं बता सकते कौन सा बड़ा है जब तक आपको डाटा नहीं दिया हुआ है, जब तक आपको इन दोनों की त्रिज्या नहीं दी हुई है, ठीक है। तो आपको, पर अगर आपको मार्क करना ही करना है तो आप क्लोरीन को मार्क कर सकते हैं, क्योंकि एक कोष की संख्या एक्स्ट्रा है उसमें, ठीक है। फ्लोरीन और सल्फर, अब देखिए फ्लोरीन और सल्फर ऐसे कंपैरिजन, हाँ ये आसान है। फ्लोरीन और सल्फर में क्या कॉमन आ रहा है, फ्लोरीन जो है, फ्लोरीन का साइज छोटा है किससे, क्लोरीन से, और सल्फर का साइज बड़ा है क्लोरीन से, समझ में आया। फ्लोरीन का साइज क्लोरीन से क्यों बड़ा है, छोटा है, क्योंकि हम एक ही समूह में जब ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो क्या होता है, साइज बढ़ता है, तो क्लोरीन का साइज बड़ा है फ्लोरीन से, ध्यान दीजिए, ध्यान से सुनिए। और सल्फर का साइज क्या होता है, सल्फर का साइज क्या है, अब एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं, ठीक है, एक ही आवर्त में जब हम बाएं से दाएं ओर जा रहे हैं तो क्या होता है, साइज घटता है, तो क्लोरीन छोटा है, नहीं, सल्फर बड़ा है क्लोरीन से, मतलब ये ध्यान दीजिए, यहां से क्या पता चल रहा है, सल्फर क्लोरीन से बड़ा है और क्लोरीन किससे बड़ा है, फ्लोरीन से, है ना। तो सबसे छोटा क्या हो गया, फ्लोरीन और सल्फर, तो फ्लोरीन और सल्फर में हम क्लियरली बोल सकते हैं, भले ही वो एक समूह में ना हो, एक आवर्त में ना हो, पर यहाँ पे हम क्लियरली बोल सकते हैं कि फ्लोरीन सल्फर से बड़ा है, पर यहाँ पे हम नहीं बोल सकते, ठीक है, कि क्लोरीन बड़ा है या ऑक्सीजन बड़ा है, ठीक है, जब तक डेटा नहीं दिया हुआ है, पर ये कंपैरिजन हम कर सकते हैं, ठीक है। वैसे ही फास्फोरस और कार्बन का भी हम नहीं कर सकते कंपैरिजन, क्योंकि जब कार्बन से जब हम नीचे आते हैं तो एक साइज बढ़ा, ठीक है, पर जब हम यहां से इधर जाते हैं तो साइज घट रहा है, कार्बन से जब सिलिकॉन की तरफ आए तो साइज बढ़ा, फिर क्यों बढ़ा, क्योंकि एक कोष की संख्या बढ़ गई, और फिर जब हम बाएं से दाईं ओर जा रहे हैं फास्फोरस की तरफ तो साइज घट रही है, क्योंकि समूह में साइज घटता है बाएं से दाईं ओर, तो हम नहीं बोल सकते, समझ रहे हैं ना, सिलिकॉन से दोनों ही छोटा है, मतलब सिलिकॉन दोनों से ही बड़ा है, तो अब आपस में कौन छोटा या बड़ा हम नहीं बता सकते जब तक डेटा नहीं दिया हुआ है, तो इसका भी हम नहीं बता सकते। वो क्लियर हुआ होगा, ठीक है।
अब बढ़ते हैं आगे अगले प्रॉपर्टी की तरफ। वैसे मैं सोच रहा था कि इस वीडियो को यहीं समाप्त करते हैं, नहीं तो काफ़ी लंबा हो जाएगा। आखिरी वीडियो को मतलब आखिरी प्रॉपर्टी जो आखिरी वीडियो में डिस्कस करके समाप्त करेंगे चैप्टर। ठीक है, बाय बाय। तो आखिरी वीडियो में हम फाइनल प्रॉपर्टी देखकर समाप्त करेंगे चैप्टर।